जहां आईएसआई की प्राथमिक जिम्मेदारी देश यानी पाकिस्तान के आर्म्ड बलों की व्यवहारिक और वैचारिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जैसे कि इसके नाम इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस से पता ही चलता है। जो सिविलियंस भी आईएसआई में उच्च पदों पर हैं, लेकिन इस एजेंसी के ऑर्गेनाइजेशन ढांचे में उनके पास ज्यादा ताकत नहीं है। जहां आईएसआई एक आधुनिक संगठन है जिसकी तवज्जो खुफिया जानकारी जुटाने पर है, और उनके अनुसार किसी भी आधुनिक खुफिया एजेंसी की तरह आईएसआई में भी 7 डायरेक्टरीज और विभागों की कई परतों के अलावा एलाइड डिपार्टमेंट्स भी हैं। नमस्कार, मैं हूं रेशम और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया पे। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डीएनपी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन व्हाट यू वेटिंग फॉर, प्लीज कर लें। और इस वीडियो को और हमारे चैनल की बाकी सारी वीडियोस लाइक ऑल द वीडियोस दैट यू लाइक एंड लव, उन्हें भी प्लीज जल्दी शेयर करें। थैंक यू। सो मैं आपको बता दूं कि आईएसआई के ऑर्गेनाइजेशन ढांचे पर सेना का दबदबा ज्यादा है। हालांकि नौसेना और वायुसेना के अधिकारी भी संगठन का हिस्सा तो है, और डीजीआईएसआई विदेशी खुफिया एजेंसी और इस्लामाबाद में स्थित विदेशी एम्बेसीज में तैनात सैन्य अटैचमेंट के लिए एक संपर्क केंद्र की भूमिका निभाते हैं। इसी तरह पर्दे के पीछे वे खुफिया मामलों पर प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में भी कार्य करते हैं। जहां पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी बताते हैं कि सैन्य बल, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में एक अलग इंटेलिजेंस एजेंसी होती है, जिसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस, एयर इंटेलिजेंस और नेवल इंटेलिजेंस शामिल होती है, जो अपनी अपनी संबंधित सेनाओं के लिए आवश्यक जानकारी इकट्ठा करती है और कार्यकर्ता का पालन करती है। जो कभी कभी आईएसआई और इन सेनाओं से संबंधित खुफिया एजेंसियों के द्वारा एक ही तरह की जानकारी भी इकट्ठा कर ली जाती है, क्योंकि ये सभी सैन्य गतिविधियों पर नजर रखते हैं और दुश्मन की चालों की निगरानी भी करते हैं। लेकिन अन्य खुफिया एजेंसी की तुलना में आईएसआई को सैन्य ढांचों में सबसे बड़ी और सबसे प्रभावी और शक्तिशाली खुफिया एजेंसी मानी जाती है। जहां आईएसआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे व्यापक खुफिया एजेंसी समझी जाती है, जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन स्थानीय मीडिया या गैर सरकारी क्षेत्र में इसकी क्षमता के बारे में एक्चुअली अभी तक कोई अंदाजा नहीं है। जहां आईएसआई के बजट के बारे में बात करें तो मैं आपको बता दूं कि आईएसआई के बजट को कभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन एक स्टडी के अनुसार आईएसआई में 10,000 अधिकारी और स्टाफ सदस्य हैं, जिसमें इनफॉर्मर और सूचना देने वाले लोग शामिल हैं, और सूचनाओं के अनुसार ये 6 से 8 डिविजन्स पर आधारित हैं। जहां मैं आपको बता दूं कि सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि आईएसआई का ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन मुख्य रूप से इसे काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन पर केंद्रित एक खुफिया एजेंसी बनाता है। और वो क्यों? बिकॉज पाकिस्तान के तीसरे सैन्य शासक जनरल जिया उल हक अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप से परेशान थे, और इस परेशानी का मुख्य कारण निसंदेह यही सच्चाई थी कि सत्ता के नशे में चूर विश्व शक्ति उनके देश के दरवाजे पर थी, और ऐसी स्थिति में काउंटर प्रशासन की तरफ से दी जाने वाली सैन्य और वित्तीय सहायता इत्मीनान का सिर्फ जरिया थी। लेकिन सैन्य तानाशाह को अमेरिकी प्रस्ताव एक दूसरी चिंता की वजह थी। जब जनरल जिया उल हक पाकिस्तान की खुफिया सेवा आईएसआई के निर्माता थे, और वे काउंटर इंटेलिजेंस को इस तरह से चलाना चाहते थे जो दूसरी सभी खुफिया एजेंसियों से बढ़कर हो, या ये दूसरों से उच्च स्तर पर दिखे। इसलिए पाकिस्तान इंटेलिजेंस सर्विसेज की संरचना का डिजाइन बनाया गया, ताकि यह पारदर्शी तरीकों से विकसित होकर आगे बढ़ सके, और इसका अतिरिक्त ध्यान देश के अंदर और बाहर काउंटर इंटेलिजेंस पर केंद्रित हो। जहां जॉइंट काउंटर इंटेलिजेंस ब्यूरो में 4 डायरेक्टरेट्स हैं, जिसमें से प्रत्येक की अलग अलग जिम्मेदारी है। जहां एक डायरेक्टर विदेशी राजनयिकों और विदेशियों की फील्ड निगरानी को संभालता है, दूसरा डायरेक्टर विदेशों की राजनीतिक खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार है, तीसरे डायरेक्टर की जिम्मेदारी एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व में खुफिया जानकारी प्राप्त करना है, और चौथा डायरेक्टर इंटेलिजेंस मामलों में प्रधानमंत्री की सहायता के तौर पर काम करता है। इसकी जिम्मेदारी में स्वयं आईएसआई के कर्मियों की निगरानी और राजनीतिक गतिविधियों का लेखा जोखा रखना है। जहां 1 मार्च 2003 को पाकिस्तान की पहली खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज एजेंसी विच इज आईएसआई के 2 दर्जन सदस्यों ने खालिद शेख मोहम्मद को छावनी वाले शहर यानी रावलपिंडी में एक घर से गिरफ्तार किया था। जब खालिद शेख मोहम्मद पर 9/11 यानी 11 सितंबर 2001 को अमेरिकी शहरों में हुए हमले का मास्टरमाइंड होने का आरोप भी लगाया था। जहां इस ऑपरेशन के बाद एक तरफ पाकिस्तान के भीतर अमेरिकी एजेंसी विच इज CIA और FBI के साथ दर्जनों संयुक्त अभियान किए गए, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर
धार्मिक समूहों के साथ करीबी संबंध बनाए रखे। जहां कई सैन्य एक्सपर्ट्स का कहना है और मानना है कि इस वॉर अगेंस्ट टेरर के दिनों में यह एक सैन्य नहीं बल्कि खुफिया जानकारी की जंग हो गई थी। और इससे पता चलता है कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच इंटेलिजेंस सहयोग ने आतंकवाद विरोधी अभियानों के सफल होने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। जहां पाकिस्तान और अमेरिका के बीच इंटेलिजेंस सहयोग समझौता 9/11 के चरमपंथी हमलों के तुरंत बाद हुआ था और इसे कभी भी सार्वजनिक नहीं किया गया था। और यह समझौता ऐसे समय में लागू हुआ था जब अफगानिस्तान में तालिबान शासन के समाप्त होने के बाद अल कायदा से जुड़े तत्व अफगानिस्तान से भागकर पड़ोसी देश में शरण लेने के लिए कोशिश कर रहे थे। जैसे ही एक्सट्रीमिस्ट विरोधी अभियान ट्राइबल क्षेत्रों पर केंद्रित हुए तो पाकिस्तान और अमेरिका के बीच खुफिया जानकारी साझा करने में व्यवहारिक और राजनीतिक कठिनाइयां आने लगी। जब व्यवहारिक कठिनाइयों का सबसे अच्छा उदाहरण पाकिस्तान सरकार और एक्सट्रीमिस्ट के बीच ट्राइबल इलाकों में होने वाले शांति समझौते थे। और इस समझौते से क्षेत्र में छिपे अल कायदा के एक्सट्रीमिस्ट और स्थानीय लोगों के बीच विभाजन पैदा हो गए थे। जब व्यवहारिक स्तर पर अमेरिकी सेना पाकिस्तानी अधिकारियों से सहमत नहीं थी और ये बात पाकिस्तान के कथित दोहरे मापदंड की नीति पर अमेरिकी आलोचना से जाहिर हुई थी। जब देश के अंदर विपक्ष ने आईएसआई और उसके नेतृत्व पर राजनीतिक तोड़ और जोड़ का आरोप लगाया और अपना कार्यकाल पूरा करने वाले डीजी आईएसआई पर 2018 के संसदीय चुनावों में इमरान खान की जीत के पीछे असल योजनाकार होने का आरोप भी लगाया था। जहां आईएसआई पाकिस्तानी सेना के अंतर्गत काम करती है जो बहुत ज़्यादा सैन्य ताकत मुहैया करती है। हालांकि उनके मुताबिक कभी कभी उनके रिश्तों में दरार भी देखी गई है जो अतीत में कई बार खुलकर सामने भी आई है। जब कुछ लोगों का कहना है कि अक्टूबर 1999 की बगावत नवाज शरीफ के खिलाफ तो थी ही, ये आईएसआई की ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ भी थी और ये जाहिर तौर पर उनके डीजी के साथ थी जिन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किया था। और दूसरी बार ये दरार उस समय दिखाई दी जब मुशर्रफ के दौर में आईएसआई ने अपनी मीडिया विंग शुरू की थी जिसने स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के साथ संबंध स्थापित किए थे। इन सवालों का जवाब देना आसान नहीं है, पर आईएसआई पाकिस्तान की प्रमुख खुफिया एजेंसी है जिसे क्षेत्र में हो रही गतिविधियों की खबर रहती है। अफगानिस्तान में शांति वार्ता होती है तो पाकिस्तान उसमें मौजूद होता है। अगर तालिबान काबुल में सरकार बनाता है तो भी दुनिया आईएसआई की तरफ ही देखती है। जब अफगानिस्तान से पश्चिमी राजनयिकों के निकलने का मामला हो तो आईएसआई मदद की जरूरत पड़ती ही है और आप किसी भी मामले को देखें उसमें आईएसआई अहमियत दिखाई देती है। जब पूर्व डीजी आईएसआई ने अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे करने के बाद से अब तक 2 बार काबुल का दौर किया है जहां उन्होंने तालिबान के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात भी की है। और उसी समय अफगानिस्तान के हालात पर ध्यान केंद्रित करते हुए पाकिस्तान अमेरिका के साथ वॉशिंगटन में बातचीत भी कर रहा था। जब साल 1979 से 2021 तक आईएसआई अफगानिस्तान की स्थिति और पाकिस्तान पर पड़ने वाले उसके प्रभाव से निपटने में व्यस्त थी। जहां पाकिस्तान के लोगों के मुताबिक अगर हम बात करें तो बेशक ये आईएसआई की बहुत बड़ी कामयाबी है कि इसने पाकिस्तान को बड़े नुकसान या अफगानिस्तान की स्थिति की वजह से पड़ने वाले बड़े नकारात्मक प्रभाव से बचाया और पिछले 40 इयर्स में क्षेत्र में अपने सुरक्षा लक्ष्य को हासिल भी किया है। ये तो थी कुछ हिस्ट्री, कुछ पर्सपेक्टिव, वर्किंग पाकिस्तान के लोगों का पर्सपेक्टिव अबाउट द आईएसआई। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेगमेंट। अगर आपको हमारा आज का कंटेंट और वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू डीएनपी इंडिया। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। कीप लविंग अस, कीप शावरिंग योर लव एंड कीप वॉचिंग डीएनपी इंडिया।